सीधे चलते हैं शासन की शुचिता का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे इसमें सूचना के अधिकार और नागरिक घोषणा पत्र से कैसे शासन में शुचिता लाई जा सकती है। हमारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक लिखे हैं 7th यूनिट में वो सारे 7th यूनिट के टॉपिक शासन की शुचिता को वापस लाने के उपाय या तरीके हैं। आज उनमें से हम दो तरीकों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, एक सूचना का अधिकार और दूसरा नागरिक घोषणा पत्र, आरटीआई और सिटीजन चार्टर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं शासन में शुचिता। हमने शासन में शुचिता को कितने भाग में बांटा था? 3 भाग में। शासन में शुचिता का मतलब क्या है, दूसरा भाग था शासन में शुचिता के संकट क्या है। संकट में आपने पढ़ा था चुनाव से भी संकट आ रहा है, हमारा जो समाजवादी आर्थिक मॉडल रहा उससे भी संकट है, हमारे समाज में जो मांग है भ्रष्टाचार की उससे भी संकट है, हमारी जो संस्कृति का ढांचा प्रभुत्व मूलक असमता मूलक श्रेणी क्रम वाला है उससे भी संकट है, हमारे अच्छे जीवन की अवधारणा जो संकीर्ण है उससे भी संकट है। तो संकट तो आपने पढ़े थे, कई जगहों से संकट हमारे आ रहे हैं। आज हम शासन में शुचिता के संकट के समाधान वाला खंड पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि पिछली क्लास में भी, कल जो आपने क्लास देखी होगी उसमें मैंने मोटे मोटे 6 पॉइंट के 6 समाधान बताए थे। तो 6 समाधान जब हम करेंगे तब भ्रष्टाचार को कमजोर कर पाएंगे और तब शासन में शुचिता वापस आ पाएगी। लेकिन वो जो समाधान मैंने बताए थे वो आपको कुछ एआरसी में मिल जाएंगे, कुछ और दूसरी जगहों पर मिल जाएंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में वो समाधान नहीं लिखे हैं। हमारे सिलेबस में जो समाधान है आज उनकी बात करने जा रहा हूं। वो समाधान कौन से हैं? वो समाधान है आरटीआई, वो समाधान है सिटीजन चार्टर, वो समाधान है कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ इथिक्स, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। इस तरह के कुछ समाधान आपके 7वें यूनिट के सिलेबस में लिखे गए हैं। आज हम आपके सिलेबस में लिखे गए उपायों से शासन में शुचिता कैसे लाई जा सकती है उसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आइए, अब जिनका गुड इवनिंग हो रहा हो उनका गुड इवनिंग का जवाब समझ लीजिए, सामूहिक रूप से मैं पहले दे चुका हूं, करीब 8 मिनट पहले कई बार गुड इवनिंग कर चुका, अब दोबारा नहीं करूंगा। आप सीधे एक बैकग्राउंड मैंने बताया कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, आपसे आपका हालचाल भी पूछ लिया और ये भी बता दिया कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। आज वहीं से आगे शासन में शुचिता की बाधाओं को हटाने के उपाय, कैसे शासन में शुचिता की बाधाओं को हटाया जाए। ठीक है, और इसमें हम आज देखने जा रहे हैं सूचना का अधिकार, जिसको आप पॉपुलरली जानते हैं आरटीआई या राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, अभी जो राइट टू इंफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं ये तो पॉलिटी में पढ़ा जा सकता है, इथिक्स में पढ़ा जा सकता है। इसको पॉलिटी में पढ़ोगे तो इसका डिस्क्रिप्टिव नेचर पढ़ोगे, वर्णनात्मक आरटीआई, और अगर इसका नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर पढ़ोगे, मानकीय आरटीआई, तो आरटीआई कानून के वर्णन पर आधारित नहीं होगी। आरटीआई कानून में क्या धाराएं हैं, इसके अलग अलग उपबंध क्या हैं, आरटीआई फाइल करने का तरीका क्या है, आरटीआई में कोई कितने दिन में जवाब देगा, ये सब जानना चाहते हो, आरटीआई के संबंध में तथ्य जानना चाहते हो तो तुमको जाना पड़ेगा जीएस सेकंड पेपर में। पॉलिटी की क्लास में ये सीखोगे। लेकिन अगर तुम ये जानना चाहते हो कि आरटीआई कैसे शासन में शुचिता लाने का एक प्रभावी उपाय है, आरटीआई का मॉडल किस तरीके से शासन में नैतिकता को मजबूत कर सकता है, आरटीआई के किस मॉडल को चुनना चाहिए, आरटीआई के सामने चुनौतियां क्या हैं, उनका समाधान कैसे होना चाहिए, अगर आप इस तरह की बात में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आपको आरटीआई का नॉर्मेटिव मॉडल पढ़ना पड़ेगा। और यही नॉर्मेटिव मॉडल हम इथिक्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम यहां क्या सीखने जा रहे हैं कि जो सूचना का अधिकार है ये असल में शासन में शुचिता लाने का प्रभावी साधन है। तो मान लीजिए मुझे साइंटिफिकली आपको समझाना हो, तो हम यहां सीखेंगे ये कैसे कैसे साधन है। एक बात ये मैं कह दूं, मान लीजिए इसको ए, बी में हम सीखेंगे आरटीआई, इसको मैं आरटीआई कहूंगा आगे से, सूचना का अधिकार पूरा नहीं लिखूंगा। दूसरा, आरटीआई अपने लक्ष्य में सफल क्यों नहीं हुई, जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। तीसरा, सी, आरटीआई को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। 3 बात। आरटीआई क्या है ये आप जानते हैं पॉलिटी से। आरटीआई शासन में शुचिता कैसे ला सकती है, शुचिता की बाधाओं को हटा कैसे सकती है, उसको हम सीखेंगे और फिर देखेंगे उन बाधाओं को आरटीआई अभी तक पूरी तरह हटा क्यों नहीं पाई।
सीखेंगे और उन बाधाओं को हटाने के लिए आरटीआई में क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए अगर आरटीआई का मॉडल अभी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए। तो पहला हमारा जो ए पार्ट है, पहले हम उसको देखेंगे। आरटीआई शासन में उचितता कैसे ला सकती है, आरटीआई शासन में उचितता कैसे ला सकती है। तो पहले एक तरफ हम करेंगे, इसका उत्तर समझने का तरीका क्या होगा। शासन में शुचिता की कुछ प्रमुख बाधाओं को एक तरफ लिख लें और दूसरी तरफ हम देख लें कि आरटीआई लागू होने से कैसे हट जाएगा, ये बाधाएं कैसे हट जाएंगी। तो वही जो जवाब बनाएंगे आप कि आरटीआई बाधाओं कैसे हटा सकती है, वही जवाब हो जाएगा कि आरटीआई शासन में शुचिता कैसे ला सकती है। तो शासन में शुचिता की कुछ प्रमुख बाधाएं, जैसे एक बाधा है जिसको हम कहते हैं विवेकाधीन शक्तियां विवेकाधीन शक्तियां मनमानेपन का प्रयोग। क्यों नहीं है शासन में शुचिता? क्योंकि शासन में काम करने वाले लोग मनमानापन कर रहे हैं, नैतिक मानकों के हिसाब से निर्णय नहीं ले रहे हैं, वो निर्णय ले रहे हैं विवेकाधीन शक्ति से, अपनी मर्जी से, जो उनकी मर्जी में आता हुआ निर्णय लेते हैं। जबकि शुचिता का क्या मतलब आपने पढ़ा था, जैसे आदर्श उनके अनुरूप शासन, आदर्श और व्यवहार में कोई अंतराल ना होना। तो अगर कोई मनमानेपन से निर्णय लेगा, विवेकाधीन शक्ति से निर्णय लेगा, तो फिर तो आदर्श कुछ और होगा। अब ब्यूरोक्रेट निर्णय उससे अलग अपने मन से ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, आदर्श और व्यवहार में अंतराल, इससे शासन में शुचिता क्या हो जाएगी, खत्म। तो अगर उधर मैं दिखा सकूं कि आरटीआई कैसे इसी विवेकाधीन शक्ति या मनमानेपन को रोक देगी, अगर आरटीआई इसको रोक देगी तो हम कहेंगे आरटीआई क्या करेगी, इस बाधा को हटा देगी, इससे शासन में शुचिता आ जाएगी। इसी से जुड़ा मामला है निर्णयों में भाई भतीजावाद और पक्षपात। ये जो मनमाना निर्णय लेते हैं ब्यूरोक्रेट, ये करते क्या, इससे अपने लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, अपनी जाति को, अपने धर्म को, अपने रिश्तेदारों को, उनको फायदा पहुंचाते हैं। पद का क्या करते हैं, दुरुपयोग। बेसिकली ये जो पूरी बात है, ये बात किससे जुड़ गई, पद का दुरुपयोग। नंबर दूसरा, शासन में पारदर्शिता का अभाव है, फाइल गोपनीय बनी हुई है, आप जान नहीं सकते कि ब्यूरोक्रेट ने क्या निर्णय लिया। तो हम कहेंगे दूसरी समस्या है गोपनीयता की कार्य संस्कृति और पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता का अभाव, हमारे शासन की संस्थाओं में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सीक्रेसी बहुत है। कहते हैं ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल सीक्रेट है, किसी न किसी नाम से अधिकारी निर्णयों को जनता तक पहुंचने नहीं देना चाहते। समस्या है, इससे क्या होगा, इससे कई बार भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश करते हैं। तीसरी समस्या है शासन में कार्यरत लोक सेवकों में जनता के प्रति जवाबदेही या उत्तरदायित्व का अभाव है। ब्यूरोक्रेट अपने आप को जनता के लिए अकाउंटेबल नहीं मानते, जनता के सवाल पूछने को पसंद नहीं करते, जनता को जवाब नहीं देते। तो शासन में कार्यरत लोक सेवकों में उत्तरदायित्व का अभाव है। चौथा, लोक सेवकों में सेवक के स्थान पर स्वामी या शासक जैसी अभिवृत्ति। ब्यूरोक्रेट अपने आप को सेवक नहीं मानते, स्वामी जैसा मानते हैं अपने आप को, मास्टर है वो, जनता को सेवक मानते हैं उल्टा, इससे भी शासन में सुचता नहीं होगी। ऐसे ही शासन में निष्पक्षता, तो हम पक्षपात लिख दिया, इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे, इसकी जगह जनता के पास शासकों के प्रभावी
मूल्यांकन करने की क्षमता का अभाव। जनता, जो लोग शासन में है, उनका अगर इवोल्यूशन करना चाहे तो उसके पास जरूरी जो फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए वो नहीं होता। तो अगर शासन की संस्था में लगे लोग अपने आप को स्वामी मान रहे हैं सेवक की जगह, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, गोपनीयता बरकरार रखे हुए हैं, पारदर्शिता नहीं आने दे रहे हैं, निर्णय मनमानेपन से ले रहे हैं, भाई भतीजावाद पक्षपात कर रहे हैं, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इससे शासन में शुचिता खत्म हो रही है। अब हम यहां ये जानना चाहेंगे कि आरटीआई ये सब काम कैसे कर देगा, कि सारी बाधाएं कैसे हटा देगा। अगर आरटीआई ये सारी बाधाएं हटा सकता हो तो हम कहेंगे आरटीआई शासन में शुचिता लाने का एक प्रभावी उपाय होगा। चलिए एक एक करके सीखते हैं, एक एक करके सीखते हैं। मैं बनाने जा रहा हूं एक एक मार्क। अच्छा, अब ये मत जाना इस पर कि सर उसमें नंबर 1 लिखा था, आपने नंबर 3 पढ़ा दिया। मैंने एक लिस्ट बनाई है सुविधा के लिए, तुम्हारे 1 2 3 4 5 डाल दिया है। मुझे जो ठीक लगेगा पहले वही पढ़ा दूंगा, कोई इसमें सीक्वेंस नहीं है। चाहे मैं पहले उत्तरदायित्व कैसे आरटीआई से मजबूत हो जाएगा, चाहे पारदर्शिता कैसे आ जाएगी, पॉइंट समझना। बच्चों की तरह मत कहना कि पॉइंट 1 तो पॉइंट 1 का आंसर पहले, कोई आंसर थोड़ी लिख रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने में कोई बात जो मुझे लगती है कि पहले बतानी चाहिए बता दूंगा। हाँ, आप कह सकते हैं सर पहले वाली जो लगती थी पहले लिख भी दिए होते, ठीक बात है, ये ठीक तुम्हारा सवाल हो सकता है कि नहीं लिखा तो क्या गड़बड़ हो गया, कौन सा ये उत्तर है। तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण बात ये होनी चाहिए कि सारे पॉइंट जो हमने लिखे उससे संबंधित बात तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए। जी हाँ, पापा कुमार, फौजिया अली, रुद्र प्रताप, इन लोगों को बात समझ में आ गई, इन्होंने ओके करके गो अहेड दे दिया है। चलिए देखिए, जैसे आप कभी कभी ना अखबार में विज्ञापन देखते होंगे, कोई आदमी गंजा था, फिर उसको कोई हेयर ट्रीटमेंट करने का, या किसी हेयर ट्रीटमेंट वाले ने उसका हेयर ट्रीटमेंट किया, उसको बाल उग गए, तो एक विज्ञापन करती है ऐसी कंपनी, ऐसा कोई डॉक्टर विज्ञापन करता है, उसमें दिखाता है प्री ट्रीटमेंट, आदमी बिल्कुल गंजा है, चांद है पूरा। फिर पोस्ट ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट वाले में दिखाता है सर पे एक भी बाल नहीं, अब पोस्ट ट्रीटमेंट में दिखाता है कि घने बाल उगे हुए हैं। जैसे गाना था ना, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, तो वैसे बिल्कुल घनी जुल्फें। उसे वो प्रूव करता है कि देखो हमारा ट्रीटमेंट लेने के बाद इस गंजे आदमी के सिर पे जैसे बाल उग गए, वैसे तुम भी हमारा ट्रीटमेंट लोगे, तुम्हारे भी बाल उगा दूंगा। वैसे हम प्री आरटीआई और पोस्ट आरटीआई, प्री आरटीआई और पोस्ट आरटीआई दो कॉलम बनाएंगे। प्री आरटीआई में देखेंगे कि कैसे काम होता था, पोस्ट आरटीआई ने कैसे उस आइडिया को बदल दिया। अगर प्री आरटीआई वाली बात को पोस्ट आरटीआई बदल देगी तो हम कहेंगे जो बदलाव हुआ इसी से शासन की शुचिता की एक बड़ी समस्या हल हो गई। ठीक, तो मैं दो आरटीआई से पहले की बात, आरटीआई के बाद की बात, दो भाग में बांट कर इस बात को समझाऊंगा, जिससे आप समझ लें कि आरटीआई के पहले की कहानी ये थी और आरटीआई के बाद की कहानी ये है। तो चलिए, बिफोर आरटीआई और पोस्ट आरटीआई। आरटीआई से पहले और बाद। आरटीआई से पहले सूचना के अधिकार के कानून से पहले शासन के ढांचे में जनता के प्रति उत्तरदायित्व के आदर्श को अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट तरीके से हासिल किया जाता था। तो इसका क्या मतलब है समझना। पोस्ट आरटीआई में शासन के ढांचे में उत्तरदायित्व के आदर्श को किसके प्रति, ना बता देते हैं, सॉरी, जनता के प्रति उत्तरदायित्व के आदर्श को प्रत्यक्ष बना दिया। अब बात समझो कि कितना बड़ा चेंज है ये, और इससे माना गया कि शासन में शुचिता आ जाएगी। पहली क्लास अगर तुमने शासन में शुचिता की होगी तो वहां हम लोगों ने शुचिता के कुछ आदर्श निकाले थे। जैसे कहा था गंगा नदी का पानी गंगोत्री से ले लो, पानी का केमिकल एनालिसिस करो, उस केमिकल एनालिसिस से जो मानक मिलेंगे वही मानक है शुद्ध गंगा के। और कहा था उन्हीं मानकों को टेस्ट करने की कोशिश करो बनारस में, कानपुर में और इलाहाबाद में गंगा पर। अगर कानपुर, इलाहाबाद, बनारस में गंगा की नदी में वही मानक मिल गए तो कह दोगे गंगा गंगोत्री से जैसी चली थी वैसे नीचे मिल रही है। लेकिन अगर तुमने गंगोत्री से पानी का जो सैंपल लिया उसमें जो आदर्श था, पानी की शुद्धता के जो मानक थे, वो कानपुर में, प्रयागराज में, बनारस में गायब हो गए।
बल्कि गंगा का पानी नाले के पानी से मैच कर गया, गंगोत्री वाले पानी से दूर दूर तक मैच नहीं किया, तो हम कहेंगे गंगा की शुचिता पवित्रता नष्ट हो गई। ठीक वैसे कहा था कि गंगा की तरह ही जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, वैसे हमारे शासन का पूरा ढांचा कहां से निकला है? या तो संविधान से। तो अगर पूरा शासन का ढांचा संविधान से निकला है, तो अगर हम संविधान के आदर्श या मानक निकाल लें कि संविधान शासन को किस रूप में देखना चाहता था, उसके मानक निकाल लें और फिर देखें कि नीचे संविधान के अनुरूप जैसे मानक बताए गए थे, क्या वही नीचे पुलिस में मिल रहे हैं? क्या वही आईएएस अधिकारी में मिल रहे हैं? क्या वही मंत्री में मिल रहे हैं? अगर मंत्री में, पुलिस में, आईएएस अधिकारी में सब मानक नहीं मिल रहे हैं, तो जैसे जैसे हम संविधान से नीचे उतर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं, मंत्रिमंडल में जा रहे हैं, सरकार में जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, जैसे गंगा से नीचे उतरे थे तो कहां आए थे? कानपुर, प्रयागराज, बनारस। वैसे संविधान से नीचे उतरे तो कहां आए? विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका में भी अस्थायी कार्यपालिका सरकार, अस्थायी कार्यपालिका ब्यूरोक्रेसी और अस्थायी कार्यपालिका सरकार। जैसे जैसे नीचे उतरते गए वैसे से पाया कि सब गायब होता जा रहा है। तो हम कहेंगे शासन में सोचता नहीं। तो क्या आदर्श निकाला था आपने? पहला आदर्श आपने निकाला था उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। क्या कहा था? क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने के लिए फला 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 इस तरह का संविधान आत्मार्पित करते हैं, अपने आप को दे रहे हैं। इसका भारत के लोग है शक्ति का आखिरी केंद्र। शक्ति का अंतिम स्रोत कौन है? भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो अगर हम भारत के लोग शक्ति का स्रोत हैं, तो इसका तो भारत में जितना भी शासन का ढांचा बनेगा वो सब हमारे अधीन काम करेगा। कोई किसी के अधीन काम करता है तो मतलब क्या होता है? अधीन काम करने का मतलब होता है नीचे वाला जिसके अधीन काम कर रहा है उसके प्रति उत्तरदायी हो गया। तो संविधान ने सबसे ऊपर किसको रख दिया? जनता को। इसका मतलब अब जितने भी शासन के ढांचे नीचे बनेंगे राज्य में, चाहे विधायिका हो, चाहे सरकार हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, वो सब जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। क्योंकि संविधान ने आखिरी ताकत, अंतिम ताकत, एब्सोल्यूट पावर किसको दे रखी है? जनता को, हम भारत के लोगों को। तो अगर हमारे संविधान ने जनता के प्रति शासन के ढांचे को उत्तरदायी बनाया, तो हम जानना चाहते हैं कि आरटीआई आने से पहले यही उत्तरदायित्व काम कैसे करता था, और कैसे वो जो आरटीआई आने से पहले उत्तरदायित्व काम करने की संकल्पना थी फेल कर गई। इसलिए उत्तरदायित्व हमारे शासन के ढांचे से गायब हो गया। आरटीआई उसी उत्तरदायित्व को वापस ले आया, और अगर उस उत्तरदायित्व को वापस ले आया तो शासन में शुचिता वापस लौटाएगी। जरा बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिएगा धैर्य के साथ। कुमकुम सोनी, कुमकुम सोनी उत्तरदायित्व था, प्रभावी उत्तरदायित्व नहीं था, इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। वही समझाने जा रहा हूं उसका क्या मतलब है। देखो, आरटीआई आने से पहले कैसे उत्तरदायित्व था, कैसे ये प्रभावी या व्यवहारिक नहीं बल्कि केवल सैद्धांतिक था। और आरटीआई आने के बाद क्या हो गया? सैद्धांतिक उत्तरदायित्व प्रभावी एवं व्यवहारिक उत्तरदायित्व में बदल गया। कैसे? देखो, भारत में आरटीआई से पहले उत्तरदायित्व की संकल्पना ऐसे थी, पॉलिटी में तुमने पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं समझा रहा हूं। माना गया कि सबसे ऊपर तो जनता है। जनता क्या करेगी? जनता लोकतंत्र में चुनाव से प्रतिनिधियों को चुनेगी, जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेगी, उन जनप्रतिनिधियों से बनेगी विधायिका। अब ये जो विधायिका है जो जनता से चुनी गई है, ये होगी जनता के प्रति उत्तरदायी। जो विधायक चुना गया, विधायक मतलब यहां सांसद विधायक दोनों समझना, विधायक उसको कहते हैं जो विधि बनाता है। भारत में विधायक शब्द का प्रयोग प्राय राज्यों की विधायिका के लिए और राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य के लिए किया जाने लगा है, और जो हमारे संघ की विधायिका है उसके लिए सांसद शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन विधायक शब्द का जनरल मतलब ये नहीं होता। विधायक शब्द का जनरल मतलब होता है जो विधि बनाता है। लोकतंत्र में जनता इन्हीं विधि बनाने वाले विधायकों को चुनती है। उन्हीं में से कुछ विधायक संसद में बैठते हैं, कुछ विधायक राज्यों की विधायिका में बैठते हैं, अलग अलग चुनाव होता है। अब ये जो जनता के द्वारा चुने गए विधायक हैं, ये व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर जनता के प्रति होते हैं उत्तरदायी। कैसे डायरेक्टली होते हैं? 5 साल बाद जनता इनका हिसाब किताब लेती है। जो हिसाब किताब ले आपका, वही है मालिक, जिसको जवाब देना पड़े वो है सेवक। तो चूंकि ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता से वायदा करके चुने जाते हैं, कहते हैं हमको चुनिए, हम रोड बनवा देंगे, हमको चुनिए, हम फला कानून ले आएंगे, हमको चुनिए, पीढ़ी को आरक्षण दिलवा देंगे, हमको चुनिए, आपका राज्य चमका देंगे, हमको चुनिए, फला काम कर देंगे। आप कुछ वायदों पर उनको चुनते हैं। आपने चुन लिया, उनके भेज दिया। 5 साल बाद इन्हीं चुने गए लोगों से जनता हिसाब मांगती है। जब दोबारा जाते हैं जनता के पास, जनता पूछती है रोड का क्या हुआ, जनता पूछती संसद में कितना दिन गए थे, जनता पूछी विधायक निधि कहां खर्च किए। तो जनता पूछेगी, पूछ सकती है, पूछेगी मतलब पूछ सकती है। और इस तरीके से जो विधायक है उसको जनता अपने काम काज का ब्यौरा देने के लिए बाध्य कर सकती है। कहीं तुमको इस बार वोट तभी देंगे, पहले बताओ क्या किए हो। तो जो ये विधायक है ये क्या हो गया? जनता के प्रति उत्तरदायी हो गया, क्योंकि हिसाब किताब कौन ले रहा है? जनता ले रही है। अब बदले में क्या होगा?
अब नीचे जो उत्तरदायित्व जा रहा है वो जनता के हाथ से निकल गया। अब चूंकि विधायक को हिसाब किताब जनता को देना पड़ता है, इसलिए बिफोर आरटीआई वाले एरा में, आरटीआई से पहले वाले एरा में ये माना जाता था कि यही जनता को हिसाब किताब देने वाले विधायक, सांसद, ये विधानसभा और संसद में जनता के सवाल और मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि बाद में हिसाब तो इन्हीं को देना जनता को। किससे सवाल उठाएंगे? सरकार से। सरकार से सवाल पूछेंगे। ये किससे हिसाब मांगेंगे? सरकार से। कैसे? सामूहिक रूप से। संसद का जब सत्र चलेगा, जैसे जनता सवाल कब पूछेगी? चुनाव के समय। ये सवाल कब पूछेंगे? ये सवाल पूछेंगे जब संसद का, विधानसभा का सत्र चलेगा तब सवाल पूछेंगे मंत्री से, सवाल पूछेंगे सरकार से। और संसद में सरकार और मंत्री को क्या करना पड़ेगा? ये विधायक जो जनता का सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। तो परिणाम स्वरूप एक तरीके से सरकार क्या होगी? जनता के प्रति उत्तरदायी। सीधे डायरेक्टली क्या? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कैसे इनडायरेक्टली? विधायक जो सवाल उठा रहे हैं सरकार से, सांसद जो सवाल उठा रहे हैं मंत्री से, उसके थ्रू जनता का सवाल जा रहा है मंत्री तक, और विधायक के सवाल के थ्रू जनता, जब विधायक को उत्तर दे रही है तो एक तरीके से उस विधायक के द्वारा जनता के उठाए गए सवाल का जवाब दे रही है, तो जनता को उत्तर दे रही है। जनता सीधे मंत्री सवाल नहीं पूछ सकती। मंत्री सवाल पूछता है, सदन जब चलेगा, सांसद तब पूछेगा सवाल उससे। अब सदन अगर चले ही ना, बाइकआउट हो जाए, हंगामा हो जाए, वॉक ओवर दे दे विपक्ष, बार बार वॉकआउट कर जाए, तो फिर सवाल पूछेंगे कैसे आप? सवाल तो तभी पूछेंगे जब सदन का सत्र चले। तो सत्र चले, फिर आप जनता सवाल दे अपने, उनको विधायक उठाए तो जनता को जवाब मिलेगा। इसका विधायक से तो जनता सवाल पूछ सकती है चुनाव के समय, लेकिन विधायक सवाल पूछ सकता है सरकार से जनता का सत्र में। अब सरकार क्या करती है? सरकार वही सवाल पूछती है ब्यूरोक्रेट से। कहती है मंत्री क्या करेगा? सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री के पास सवाल आया कि फला वो सड़क जो बननी थी क्या हुआ उसका? अब मंत्री अपने सचिव को भेजता है सवाल, वो जरा डिपार्टमेंट में भेजो अपने आईएएस अधिकारी को, पूछो सड़क पर कितना काम हुआ, सदन में जवाब देना है। तो मंत्री से सवाल कहां जाता है? आईएएस के पास, ब्यूरोक्रेट के पास। तो ब्यूरोक्रेट किसको जवाब दे रहा है? मंत्री को। और मंत्री जवाब कहां दे रहा है? सदन में। किसको? विधायक को। और विधायक का जवाब अंत किसके पास तक जा रहा है? जनता। जनता सदन में कार्रवाई को देखेगी, जहां सांसद जनता के सवाल उठाएंगे तो जनता को इस तरीके से जवाब मिलेगा। इसका मतलब जो ये आईएएस अधिकारी है, इससे जनता सीधे कोई सवाल नहीं पूछ पा रही है। इससे सवाल पूछने की लंबी चेन है। आप विधायक से सांसद सवाल पूछिए, विधायक सांसद मंत्री से पूछेगा, मंत्री आईएएस से पूछेगा, फिर आईएएस मंत्री को जवाब देगा, मंत्री सदन में विधायक को जवाब देगा, फिर आपको जवाब मिलेगा। इस जवाब देने को मैंने क्या लिखा है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी है। इसका मतलब इस प्रक्रिया में आईएएस अधिकारी पर जनता का सीधा कोई दबाव नहीं है। आईएएस अधिकारी मंत्री जो उससे कह रहा प्रगति बताओ कितनी सड़क बनवाए, उससे तो मंत्री से डरा हुआ है आईएएस अधिकारी। अगर हम लिख के देंगे मंत्री जवाब के 2 ही किलोमीटर बनी 1 महीना में, तो मंत्री कहेगा क्यों 2 किलोमीटर बनी? तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा, काम तुम्हारा खराब चल रहा है, मंत्री डांट देगा हमको। लेकिन जनता हमारे तक नहीं पहुंचेगी। अब ये जो मॉडल था, इस मॉडल में क्या दिक्कत है? इस मॉडल में जनता के सवाल के प्रति जो लोक सेवक, सिविल सेवक, या जनता के सवाल छोड़िए, जनता के प्रति जो सिविल सेवकों को आप उत्तरदायी बनाना चाहते हैं, वो तो जनता का दबाव महसूस ही नहीं कर रहे हैं। जनता को समझती ही नहीं है, क्योंकि जनता उनसे सीधे कुछ हिसाब किताब नहीं ले सकती। और आप स्वामी हैं, आप हिसाब किताब मांग ही नहीं सकते, तो किस बात के स्वामी हैं? मैं अपने घर में एक मेड रख लूं, एक नौकर रख लूं, सब्जी खरीदने उसको भेजूं, 500 रुपया देखे, लौट के आए, मैं उससे हिसाब किताब मांगू, तो कहते सीधे हिसाब नहीं दूंगा तुमको। मैं हिसाब दूंगा पहले तुम जिस सोसाइटी में रहते हो सोसाइटी के प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट देगा फिर अकाउंटेंट को, फिर अकाउंटेंट से तुम सवाल पूछोगे तो तब तुमको मिलेगा जवाब। अब ऐसा नौकर काम तो हमसे कर रहा है, हमारे यहाँ कर रहा है, सैलरी हमारे टैक्स से ले रहा है, हमसे ले रहा है, और जवाब कह रहा है लंबा चौड़ा दूंगा, तो नौकर तो बेंदाज हो जाएगा, मुझे स्वामी मानेगा ही नहीं, क्योंकि मैं उससे कोई सीधा सवाल नहीं पूछ सकता। 10 रुपए गाजर भी ले आएगा, 500 रुपए मुझे बता देगा, तो 500 रुपए का हिसाब किताब लेने के लिए मुझे अकाउंटेंट तक जाना पड़ेगा। ये बात काम नहीं करेगी। ठीक यही आरटीआई से पहले जो आपने जनता को स्वामी बनाया था और कहा था जनता के प्रति पूरा शासन का ढांचा उत्तरदायी रहे होगा, वो उत्तरदायी शासन का ढांचा कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, इसमें 3-4 बात है और भी समझ लीजिए क्यों ये काम नहीं करेगा। पहला, जनता जो सवाल उठाना चाहती है, हो सकता है विधायक उठाई ना, क्यों ना उठाए? क्योंकि विधायक पहचान ले कि जनता तो मुसलमान है, जनता तो हिंदू है, इसने मुझे वोट नहीं दिया था, इसका सवाल पूछूंगा ही नहीं। अब क्या कर लोगे? हमारे संविधान में तो नहीं कहा गया कि जिस जनता के प्रति शासन का ढांचा उत्तरदायी होगा उसमें केवल हिंदुओं के लिए होगा या केवल मुसलमानों के लिए होगा, अमुक जाति के लिए होगा, अमुक जाति के लिए होगा, तो नहीं लिखा गया। लेकिन एक विधायक सांसद को पता होता है कि इस वाली जाति ने मुझे वोट नहीं दिया, ये मेरा सपोर्टर नहीं है, उसको पता चल गया तुम उसके सपोर्टर नहीं हो, तुम्हारा सवाल कभी उठाएगा ही नहीं। तुम्हारे गांव में सड़क नहीं बनेगी 5 साल, तुम कहोगे मंत्री जी हमारा सवाल उठाइए, विधायक जी हमारा सवाल उठाइए, लोड ही नहीं लेगा तुमसे, मिलेगा ही नहीं तुमसे, 10 दिन जाके लौटाओगे मिलेगा ही नहीं। क्या करेगा? वोटर थोड़ा मारा है, भेजो उसको, हमारा विरोध करता है चुनाव के समय, उसके क्यों उसका सवाल क्यों उठाए? अब तुम्हारी सारी स्वामीगिरी धरी धरी रहेगी। कहने को तो तुम स्वामी हो, लेकिन एक विधायक तुमसे मिल ही नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारे वोट को गिनता ही नहीं, क्योंकि तुम उसके विरोधी हो, इसलिए मानता है तुम तो वोट देते नहीं हो, तुमको क्यों जवाब दे? तुम्हारा जवाब देगा, खत्म। नंबर दूसरा, अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को पता चल जाए कि हमारे पास वोट बैंक है, अब वो वोट बैंक संतुष्ट रहेगा। अगर हम जातिवाद का कार्ड खेलेंगे, धर्म का कार्ड खेलेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टी जाति धर्म के नाम पर राजनीति करेगी, उसके विधायक सांसद तुम्हारा लूट ही नहीं लेंगे जनता का, क्योंकि उनके पास वोट बैंक है। 10-20 जनता के सवाल की फिक्र नहीं करते हो। हाँ, स्वर्णकार समाज हमारे पास आएगा, सोनकर समाज हमारे पास आएगा, राजभर समाज हमारे पास आएगा, यादव समाज हमारे पास आएगा, जिसका वोट बैंक है उसका सवाल उठा दूंगा। तुम आओगे कि तुम्हारा कोई लोड नहीं होगा।
इसका मतलब मैं कौन हूं, मैं किसी बड़े वोट बैंक से जुड़ा हूं या नहीं जुड़ा हूं, यह तय करेगा कि मंत्री या विधायक हमारा सवाल उठाएगा, जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सवाल नहीं पूछेंगे तुम्हारा, आप क्या करोगे? फिर सवाल तुम्हारा दे भी दिए, सदन ही नहीं चलेगा, क्या करोगे? जब सदन चलेगा तब जवाब मिलेगा। सरकार विपक्ष बीच में गतिरोध चल रहा है, सदन ही नहीं चल रहा है, तुम्हारे विधायक को अनंत सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा। दो चार सवाल पूछ लिया है, जनता क्या है, हजारों में है, हजारों सवाल लाखों सवाल चाहती है। अब एक विधायक हजार सवाल पूछेगा नहीं, इतना टाइम है ना, उसकी क्षमता है। तो कुल मिला जुला के क्या हुआ, ये मॉडल काम नहीं करेगा, क्योंकि विधायक चुनाव के समय में भी तुमको जवाबदेह नहीं मानता, तुम्हारे जवाब अपने आप नहीं मानता। क्या मानता है? जो हमारा वोटर है, जो बड़े बड़े समुदाय हैं, उनसे संबंधित कोई मामला होगा तो उठाऊंगा, इनका नहीं उठाऊंगा। समझ? और आईएएस तो तुम्हारा बिल्कुल लोड नहीं लेगा, क्योंकि आईएएस का तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। विधायक को तो चुनाव में वोट नहीं दे सकते हो, उसके विरोधी हो सकते हो। आईएएस का क्या कर लोगे? अस्थायी कार्यपालिका है, एक बार नियुक्त हो गया, राष्ट्रपति हटाएगा सीधे, तो क्या करोगे? इसलिए सारा उत्तरदायित्व का जो नियम है ये काम नहीं करेगा। अब आरटीआई याद हो, अब क्या होगा? आरटीआई याद हो, अरे प्रधान कोर्ट नहीं तो विधायक को नहीं तो कुछ नहीं करेंगे वो, तुम्हारे एक वोट से उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हारा पूरा गांव 2-4 हजार का बड़ा गांव हो, वो कहते वो वाली नल नहीं बनवाओगे तो वोट नहीं देंगे, तब कुछ फर्क पड़ेगा। मतलब जनता स्वामी नहीं रह गई, जातियां स्वामी बन गई। बड़े बड़े समुदाय स्वामी बन सकते हैं, एक इंसान नहीं, जनता नहीं। अब जरा सुनिए, आरटीआई आने के बाद क्या हो, तो मेरी बात समझ गए होंगे आप। ये जो उत्तरदायित्व का नियम है प्रभावी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। विधायक सांसद तुम्हारी पहचान को किसी वोट बैंक से जोड़ता हो तब तुम्हारा सवाल लेगा, तुम्हारा वोट बैंक उसका समर्थक हो तब तुम्हारा सवाल लेगा, सदन चल पाए तब तुम्हारा सवाल उठेगा। और कई बार सवाल उठ भी गया तो भी कोई उत्तरदायित्व नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सवाल उठा दिया तो क्या हो? तुम विपक्षी पार्टी के सांसद हो, तुमने विधानसभा में सॉरी लोकसभा में सवाल उठाया, सरकार का मंत्री कहेगा इनका सवाल राजनीति से प्रेरित है, जवाब दे देगा, लेकिन उस सवाल से ब्यूरोक्रेट पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंत्री जब ब्यूरोक्रेट को सवाल भेजेगा और ब्यूरोक्रेट को दिखेगा विपक्षी दल के सांसद का सवाल है, ब्यूरोक्रेट ही लोड नहीं लेगा, क्योंकि विपक्षी दल के सांसद के किसी सवाल का क्रेडिट सरकार नहीं लेने देगी, इसलिए उसका कोई दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार विपक्षी दल को गंभीरता से ले नहीं रही, लोड नहीं। और तुम सत्तारूढ़ दल के हो तो तुम अपने मंत्री से कुछ छोटा सवाल पूछ नहीं पाओगे, जनता नाराज है, सवाल पूछोगे सत्तारूढ़ दल के हो, उससे सरकार की आलोचना हो जाएगी, सवाल के जवाब से कुछ ऐसा तथ्य सामने आएंगे जिससे सरकार की नाकामी दिखेगी, सरकार के बड़े नेता तुमसे नाराज हो जाएंगे, इस सरकार को सदन संसद में एक्सपोज कर रहे हो, ऐसा सवाल पूछने से सरकार असहज हो रही है, तुमको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। तो सत्तारूढ़ दल के सांसद चापलूस है हाईकमान के, इसलिए अपनी सरकार के खिलाफ कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछेंगे, विपक्षी दल के सवाल का सरकार लोड ही नहीं लेगी, तो सवाल पूछ भी लिया तो कुछ नहीं होगा। इस कारण लोकतंत्र में आरटीआई से पहले जो उत्तरदायित्व था ये सिर्फ हाथी के दांत की तरह दिखावटी था। अब आरटीआई क्या करने जा रही, समझो इसको। आरटीआई ने कहा कि जो अधिकार सांसद विधायक के पास भी नहीं था, क्या था सांसद विधायक के पास अधिकार? सदन चलेगा तो सवाल पूछ लेना। साल में सदन कितने दिन चलेगा? 3-4 महीना, 3-4 महीना सवाल पूछ सकते हो, बस सीमित समय मिलेगा, उसी में सवाल पूछ लो, 50 सवाल नहीं पूछ सकते, 2-4 पूछ लो। सांसद विधायक के पास जो पावर नहीं थी आरटीआई ने जनता को दे दी। क्या कह दिया? 365 दिन सवाल पूछो, 365 दिन सवाल पूछो। इससे पूछो, वो सांसद से पूछोगे, फिर सांसद सरकार से पूछेगा, मंत्री से पूछेगा, मंत्री सचिव से पूछेगा, सचिव किसी उप सचिव से पूछेगा, फिर उत्तर जाएगा, ये सब नहीं, सीधे उसी डिपार्टमेंट से सचिव से पूछ लो, सीधे मंत्री से पूछ लो। तुमको अब किसी विधायक सांसद की जरूरत नहीं सवाल पूछने के लिए। अगर सवाल पूछने से उत्तरदायित्व बनता था, अब सवाल पूछने की प्रक्रिया इतनी टेढ़ी थी आरटीआई से पहले, अब क्या कह दिया? जिससे चाहो सवाल पूछ लो, मंत्री से, विधायक से, आईएएस से, किसी सरकारी डिपार्टमेंट से सवाल पूछ लो, इतनी ताकत तो अब पूछ लो, सदन चले चाहे ना चले, 365 दिन आरटीआई डाल दो। तो ये क्या है? ये वो विशेषाधिकार है जो विशेषाधिकार हमने देश की सबसे बड़ी विधायिका संसद के सदस्यों को भी नहीं दिया, वो किसको दे दिया? जनता को। तो क्या हो जाएगा इससे? तो तुमने क्या देखा? जो प्री आरटीआई या बिफोर आरटीआई मॉडल था वो क्या था? बिफोर आरटीआई मॉडल था जनता के प्रति जवाबदेही। कैसे? चुनाव में जनता सवाल पूछेगी प्रत्याशी विधायक से, जन दबाव के कारण यह चुने जाने के बाद सदन का सत्र चलने पर सवाल पूछेंगे मंत्री से, मंत्री सवाल पूछेगा सिविल सेवक से, सिविल सेवक सवाल पूछेगा अपने मातहतों से। इस प्रकार जो जवाब आएगा वह जनता तक पहुंचाया जाएगा।
ये आरटीआई से पहले का है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत थी? आपने देखा कि इस पूरे मॉडल में कई खामियां हैं। कौन सी खामी है? खामी है वोट बैंक की राजनीति, सबका सवाल विधायक लेगा नहीं। खामी है सदन का सत्र हमेशा ना चलना। खामी है सीधे सिविल सेवक से सवाल ना पूछ पाना। और भी खामियां, मतलब मैंने 2-3 खामियों का हिंट दे दिया आपको। तो बड़े रेयरली कभी आप बहुत लकी हुए तो आपका सवाल आईएएस तक पहुंचा और फिर उसका जवाब अब तक पहुंचा। क्या कहा? पोस्ट आरटीआई क्या हो गया? ये है जनता और ये सवाल पूछेगी कब? 365 दिन। किससे? मंत्री से, सरकार के किसी विभाग से, सिविल सेवक सीधे। तो क्या हो गया? विधायक से, उसके। तो इसका मतलब चाहे विधायक हो, विधायिका में उसके बारे में कोई सवाल जानना है, कितना पढ़ा लिखा है, संसद में कितना सवाल पूछा उसने, कितने दिन भाग लिया, विधायक से संबंधित सवाल, सरकार से संबंधित सवाल, सिविल सेवक के काम का संबंधित सवाल, सीधा सब पूछ लो। क्या हो गया? इसमें पाओगे कि सारा शासन का ढांचा सवाल पूछने के संदर्भ में सीधे जनता के प्रति जवाबदेह। तो जो जवाबदेही पहले इनडायरेक्ट थी, उस जवाबदेही को आरटीआई क्या कर रही है? उस जवाबदेही को आरटीआई डायरेक्ट बना दे रही है। और क्या कर दिया? जो हायरार्की थी सवाल पूछने की, ऊपर सवाल आता था, फिर उसके बाद एक स्तर नीचे जाता था, फिर एक स्तर नीचे, फिर नीचे, और फिर जवाब भी नीचे से ऊपर जाता था, वो सारी हायरार्की खत्म कर दी। सिर्फ ऊपर जनता है, बाकी वो किसी सवाल पूछ सकती है, उसको लंबी चेन बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ इसमें? इसमें सवाल जवाब का जो सारा श्रेणीक्रम था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। जो मंत्री के पास विवेकाधीन शक्ति थी, तुम्हारा सवाल लेके ना ले, तुम्हारे विधायक के पास विवेकाधीन शक्ति थी, वो सारी विवेकाधीन शक्ति क्या हो गई? खत्म हो गई। तो इस तरीके से आरटीआई सारे शासन के ढांचे को जनता के प्रति जवाबदेह बना सकती है। जवाबदेह बनाने का मतलब क्या होता है? कोई भी जो सवाल पूछता है वो स्वामी होता है, जिसको जवाब देना पड़ता है वो सेवक होता है। अगर जनता सवाल पूछने लगेगी तो जनता स्वामी बन जाएगी, अब ब्यूरोक्रेट जवाब देने लगेंगे, ब्यूरोक्रेट सेवक बन जाएंगे। अभी क्या था? इसके पहले मंत्री सवाल पूछता था ब्यूरोक्रेट से और आईएएस उसका जवाब देते थे। अभी जनता सीधे उस आईएएस के पास पहुंच रही है। तो आरटीआई ने पहला काम क्या किया शासन में सुस्ता लाने के लिए? पूरे शासन के ढांचे में जो कई टीएस बना रखे थे हमने, उन सबको डिसमेंटल कर दिया। कहा जनता के सवाल का सीधा जवाब दो। दूसरा, चुनाव के समय विधायक हमारे गांव आए ना आए, 5 साल में एक बार सवाल पूछेंगे। अगर चुनाव में ही सवाल पूछ पाएंगे तो 5 साल में एक बार चुनाव पूछेंगे, सब सवाल पूछेंगे, सब खत्म। विधायक चाहे तुम्हारे यहां आए चाहे ना आए, चुनाव हो या ना हो, ध्यान रखना, पहले असल में जनता के सवाल पूछने की सही ताकत कब होती थी? चुनाव। इसलिए जैसे चुनाव आता था सारे नेता हाथ जोड़े जनता के सामने खड़े हो जाते थे, पैर छूने लगते थे, क्योंकि वहां उनको जनता के सवालों का सामना करना पड़ता था। आरटीआई क्या कह रही है? आरटीआई कह रही है इनको छोड़ो, सीधे जो कार्यकारी तुम्हारी एग्जीक्यूटिव है, आईएएस अधिकारी है, जहां फंड गया है, सीधे वहां सवाल पूछ लो, 5 साल का इंतजार मत करो। तो इस तरीके से आरटीआई ने हमारे उत्तरदायित्व को मजबूत बना दिया। आप कहेंगे कि सर इसके बाद भी तो बहुत बदलाव नहीं हुआ। बदलाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जनता आरटीआई का प्रयोग नहीं कर रही है। ठीक वैसे जैसे हमने संपत्ति का अधिकार स्त्रियों को दे दिया, लेकिन साइमा, प्रिया, सुप्रिया, अगर ये अपने पिता से संपत्ति मांगे ही ना, तो कानून क्या करेगा? कानून ने ये कर दिया कि तुम अगर मांग लोगी तो पिताजी को देना पड़ेगा। अब कानून तुम्हारे घर में आके तो प्रॉपर्टी बंटवा नहीं रहा है, कानून ने तुमको ताकत दे दी। पहले जो प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा होता नहीं था, पिताजी वसीयत करके चले जाते थे, अब तुमको हमने ताकत दे दी है, तुम प्रयोग कर सकते हो उसका। आरटीआई ने किया। आरटीआई से पहले तुम्हारे पास सवाल पूछने का कोई जरिया ही नहीं था, तुम आईएएस से कुछ कह ही नहीं सकते थे। आरटीआई ने कहा कर सकते हो, अभी तो तुम्हारे ऊपर है। अगर पीडब्ल्यू में पढ़ाई करने वाले बुद्धिमान विद्यार्थी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और मान लो 200 विद्यार्थी 150 विद्यार्थी लाइव हो, हमें पूछो उसमें से कितने लोगों ने आरटीआई डाली है, और पता चले 10 ने भी नहीं डाली है। तो जब पढ़े लिखे यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों में 200 में 10 लोग डालेंगे तो 10% नहीं 5% हुआ। 5% लोग अगर आरटीआई डालेंगे तो क्या हो? कुछ नहीं होगा। 200 में हो सकता है 190 लोगों को ही नहीं पता हो कि आरटीआई डाली कैसे जाती है, कभी ना डाला हुआ आज तक। तो संपत्ति का अधिकार दिया, संपत्ति लो, तो सूचना का अधिकार दिया, सूचना मांगो। तो
अगर ये सब आप नहीं कर रहे हैं तो फिर तो बात नहीं बनेगी। तो आरटीआई आने के बाद आप सवाल उठा सकते हैं, आप हिसाब किताब मांग सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि नहीं, हमने कभी इसका प्रयोग नहीं किया, तो इसका मतलब है कि भारत की जागरूक जनता कानून बनने से पहले जैसी थी, कानून बनने के बाद वैसी है। तो समस्या आरटीआई नहीं, समस्या जनता का एटीट्यूड है। आरटीआई से पहले समस्या हमारे ढांचे में थी कि तुम चाह भी लेते तो कोई सूचना नहीं मांग सकते थे। आरटीआई के बाद समस्या ढांचे में नहीं, तुम्हारे एटीट्यूड में है। ठीक है, मान लो किसी को प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं, तो समझ रहे हो, वो पूरे स्त्री कौम की दुश्मन है। वो सोच रही है जिससे वो त्याग कर रही है, उसको लगता है बड़ा एहसान किया। वो जैसे कोई आदमी कह दे कि सर मैं तो चोरी करता हूं, बड़े कॉन्फिडेंस से, और सोचे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, अरे भाई चोरी कर तो चोर हो, अनैतिक आदमी हो। वैसे कोई स्त्री कहती मुझे प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, अनैतिक हो तुम। तुम्हारे जैसे पढ़ी लिखी स्त्रियां अगर प्रॉपर्टी नहीं लेंगी, तो तुम जो इस देश की 50-60 करोड़ अनपढ़ स्त्रियां हैं या घरेलू स्त्रियां हैं, उनके लिए रोल मॉडल बन रही हो। बल्कि उल्टा तो उनको ये दिखा रही हो कि पढ़ने लिखने के बाद भी देखो हम एक भी अधिकार नहीं लेते, हम तो गऊ हैं, हम दास हैं, हमको राइट नहीं आता लेना। तो हमने फंडामेंटल राइट जो बनाया संविधान विधान, तुम करें उसका कोई मतलब ही नहीं, हम राइट छोड़ देंगे। एक आदमी कहते कि हम गुलाम बन जाएंगे, और उसमें बहुत फक्र के साथ कहे हम गुलाम बन जाएंगे, बहुत नैतिक आदमी। तो कहेंगे भाई तुम गुलाम आदमी, तो तुम्हारे अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, तुम गुलामी करने के तैयार हो, तुम रीढ़ की हड्डी नहीं। अधिकार छोड़ देने का मतलब है तुम गुलाम बन रहे हो। मैं कहता हूं मैं चैन का अधिकार छोड़ देता हूं फक्र के साथ, मुझे चैन चाहिए ही नहीं, मुझे समानता चाहिए नहीं, मैं दास बनने में खुश हूं। तो तुम अगर तुमको समानता चाहिए ही नहीं, तो फिर तो तुम मनुष्य होने से ही कह रहे हो हमको अलग कर दो, एक खूंटा ले आओ बांध दो, उसमें थोड़ा चारा वारा डाल दो, खाते रहेंगे। यही बात हो गई। तो जितनी स्त्रियां आर्थिक असमानता का शिकार है, जो अपने पतियों के हाथ पिट रही हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी होती तो इतना हिंसा न सहन करनी पड़ती, इसलिए कई बार नौकरी पेशा स्त्री जल्दी तलाक दे देती है। पति अगर बदमिजाज हुआ, बेअंदाज हुआ, तलाक दे देगी, क्योंकि उसके पास अपनी जिंदगी है, अपना जीविका है। लेकिन एक घरेलू स्त्री जिसके पास जाने के लिए कहीं नहीं है, 2 बच्चे पैदा करके अब 50 साल की होगी, कहां जाएगी? पति के शोषण की संभावना में ज्यादा रहती है। तो संपत्ति का अधिकार स्त्रियों को शोषण से निकालने में मददगार है। लेकिन कब स्त्रियां ले पाएंगी? किन स्त्रियों के लिए मददगार है? जो बेचारी घरेलू हिंसा सह रही, कब ले पाएंगी? जब पढ़ी लिखी स्त्रियां आगे आएंगी, संपत्ति मांगेंगी, तो वो भी उन्हें प्रेरणा बनेगी। पढ़े लिखे वर्ग का क्या काम होता है? अपने समाज के लिए रोल मॉडल बनना। अंबेडकर पढ़ लिख गए थे तो क्या किया उन्होंने? अधिकार छोड़ा कि अधिकार मांगा? अधिकार मांगा। अंबेडकर भी कह देते कि हमको क्या करना, हमको चाहिए नहीं अधिकार, चलो ठीक है, शूद्र कहते हैं, हमको छुआछूत करते हैं, करते रहने दो। बोले सशक्तिकरण होता आज? अंबेडकर भी अधिकार छोड़ देते कि हमको नहीं चाहिए अधिकार, त्याग की प्रतिमूर्ति बन जाते। एक दलित आदमी है, इतना उसमें सहनशीलता है कि शोषण सह ले रहा है, फिर भी कह रहा अधिकार नहीं चाहिए। तो जितना तुम दलित सशक्तिकरण देख रहे हो, एक भी नहीं होता। तो इसलिए आप ये पर्सनल चॉइस का मामला मत मानिए कि हम ये नहीं चाहिए, हमको हम ये नहीं करेंगे। नहीं करोगे तो तुम अनैतिक हो। अब तुमको अगर ये बात, जैसे किसी कोई आदमी कोई कहते चोर है, ये डकैत है, उस आदमी बुरा लगता है। लेकिन कई बार हमारे देश में कोई कहते हम अधिकार छोड़ रहे हैं, तो कहता है बहुत अच्छा आदमी। अच्छा नहीं है वो, असल में उसको पता नहीं है कि जैसे चोर डकैत अनैतिक होते हैं, वैसे अधिकार छोड़ने वाला भी पूरे वर्ग के शोषण का कारण है वो, क्योंकि उसके जैसे लोग जब अधिकार छोड़ते हैं तो पूरा वर्ग सफर कर रहा है। समझ गए? तो ये चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने बुर्का हिजाब में कहा था कि एक स्त्री कह दे मैं अपनी मर्जी से बुर्का पहनती हूँ, अपनी मर्जी से पहनती तो क्या हो गया? अनैतिक है। तुमको अपने शरीर से इतनी शर्म आती है, इतनी शर्मिंदगी तुम्हारे अंदर पितृसत्ता ने पैदा कर दी, तो तुम जब बुर्का नशी बन जाती हो, तो तुम पर्दा प्रथा की जो सबसे बड़ी अति है, तुम पितृसत्ता को बहुत मजबूत कर रही हो। वो तो मैंने पहले पढ़ाई दिया था कि अनैतिक कैसे, मैंने बताया था कि वो समानता के नियम से संगत है, समान अवसर से संगत है। बुर्का पहनने मतलब स्त्रियां वो एथलीट नहीं बन सकती, मॉडल नहीं बन सकती, एक्टर नहीं बन सकती, खिलाड़ी नहीं बन सकती। आपने तो इतने सारे अवसर बंद कर दिए। और जब आप ऐसा करें तो आप अगली जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं कि हम ये जो मान रहे हैं इस्लाम के आइडिया को, इस आइडिया को तुम भी मानो। वो तो बताया था कि कैसे समानता के साथ संगत है, लेकिन अदरवाइज भी तो ये सब पर्सनल चॉइस के मामले नहीं है। जिनका भी संबंध कहीं अधिकार से जुड़ता है और पूरे कौम के अधिकार से जुड़ता है, उसको मानने का मतलब है कि आप कुरीति का शिकार हैं। कुरीति को मान लेना अपने पूरी कौम को, अपने पूरे समाज को नुकसान पहुंचाना है। चलिए खैर, तो देखो आरटीआई में तुमने सीखा कि कैसे पोस्ट आरटीआई एक वेपन आया। इस वेपन का बहुत लोगों ने प्रयोग किया। अगर तुमने डीके बालाजी वाली किताब खरीदी होगी, नहीं खरीदी होगी, खरीद लेना, उसमें उदाहरण बहुत सारे हैं। तो उसमें दिया हुआ कि आरटीआई का प्रयोग करके कितने बड़े बड़े काम हुए। अच्छा, आरटीआई सरकार नहीं लाई थी, आरटीआई किसान मजदूर संगठन नाम का संगठन अरुणा राय का, जिसमें अरुणा राय सक्रिय थी, हर्षमंदर, अरुणा राय, बहुत सारे से बड़े समाज सेवी थे जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। ऐसा थोड़ी सरकार ने बैठे बैठे जनता को इतना अधिकार दे दिया जो अधिकार सांसद विधायक के पास नहीं था। मजदूर किसान संगठन लड़ाई लड़ी और उन्होंने इसके जरिए बहुत सारे भ्रष्टाचार का खुलासा किया, बहुत सारे वर्गों को अधिकार दिलवाए। जहां आरटीआई का प्रयोग हुआ वहां क्या क्या चेंजेस हुए, ये डीके बालाजी की किताब से उदाहरण से लीजिएगा, देखिएगा। अरे भाई, अंबेडकर ने अधिकार लिए क्योंकि शोषण सहा था, उनसे ज्यादा शोषण स्त्रियां सह रही हैं।
स्त्रियां तो 2025 में भी छुआछूत का शिकार हैं। भारत में अभी भी माहवारी के दिनों में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में स्त्रियां मंदिर नहीं जा पाती हैं। उन्हीं की सास को पता चल जाता, बहू की माहवारी हो रही, किचन में मत जाओगी। स्त्रियां खुल के पैड नहीं मांग पाती सैनिटरी दुकान से, शर्माती हैं, बायोलॉजी को लेकर शर्मिंदा है अपनी। तो 2025 में जब स्त्रियों की हालत है तो अम्बेडकर से बहुत बुरी स्थिति में है ये। किसी के साथ सबसे बुरी हिंसा क्या हो सकती है? रेप। 2025 में औरतों के साथ रेप हो रहा, थोड़ा बहुत नहीं, हजारों की संख्या में। रेप से बुरा और कोई हिंसा नहीं हो सकती, जहां आपके शरीर को कोई वायलेट कर दे आपकी मर्जी के बिना। आज भी हो रहा है। तो अगर शोषण सहने से किसी में अधिकार की चेतना आ जाती है तो फिर स्त्रियों आ जानी चाहिए थी, तुरंत आ जानी चाहिए थी। शोषण सहने से अधिकार की चेतना नहीं आती, अधिकार की चेतना नैतिक समझ से आती। हजारों साल अम्बेडकर से पहले दलितों ने शोषण सहा था, उनमें तो नहीं आ गई। अम्बेडकर में नैतिकता की समझ थी, अम्बेडकर में रीढ़ की हड्डी थी, आइन थी उनके अंदर, न्याय की समझ थी, इसलिए उन्होंने अधिकार की मांग की। खैर इस बात पर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये बात आगे निकल जाएगी, इसलिए इसको नहीं। तो पहला आपने सीखा कि आरटीआई क्या करेगी, उत्तरदायित्व को प्रभावी बना देगी। अच्छा, अब मान लो जनता सवाल पूछने लगे, यार कंसीडर करो कि हमारे देश में हर जिले की जनता आईएएस अधिकारियों सवाल पूछने लगे। अभी तो मैंने कहा डाल नहीं रहे आरटीआई लोग, हमारे देश में आरटीआई एक्टिविस्ट डालते हैं, जनता नहीं डालती। मैंने कहा तुम अपने पूरे क्लास में सर्वे कर लोगे, 10 लोगों ने भी नहीं डाली होगी। लेकिन अगर जनता डालने लगे आरटीआई, अगर जनता आरटीआई डालने लगे तो ब्यूरोक्रेट्स को अगर हजारों आरटीआई का जवाब देना पड़ेगा तो उनको जवाब देने की आदत पड़ जाएगी। जनता को सवाल पूछने की आदत पड़ जाएगी। आप रोज रोज जवाब देंगे तो रोज रोज जवाब देते देते आप में क्या जाएगी, जवाबदेही। तो आरटीआई का कल्चर आप में जवाबदेही पैदा करता है। कैसे पैदा करेगा ब्यूरोक्रेसी में? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को जवाब देते देते धीरे धीरे उनका हैंगओवर टूट जाएगा। कोई भी जनता में एबीसी उठ के आएगा, एक मजदूर आरटीआई डाल देगा, आपको बताना पड़ेगा। इस जवाबदेही का कल्चर पैदा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आरटीआई जनता को क्या कर सकती है, एम्पावर। और ये जो बात हमारी चल रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, जो मैंने बात उठाई, जरूरी ये नहीं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्त्रियों को किस तरह का अभी भी अपमान झेलना पड़ता है। ज्यादा उससे महत्वपूर्ण बात है कि आज भी मेल टीचर्स इस तरह के शब्दों का क्लास में प्रयोग करने से बचते हैं। वो यौन संबंधों में होने वाली हिंसा का, कैसे पुरुष स्त्रियों के साथ यौन संबंधों में आक्रामक व्यवहार करते हैं, वो स्त्रियों को पीड़ा पहुंचाने को भी कई बार यौन सुख मानते हैं, कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर हमने स्त्रियों को आइसोलेट कर रखा है। यह बातें हमारी क्लास में डिस्कोर्स में नहीं है। ज्यादा बड़ा संकट यह है, इस पर बात करने से पुरुष टीचर स्त्री टीचर बचते हैं, क्योंकि मानते हैं पब्लिक डिस्कोर्स नहीं है ये। तो अभी भी आपने 2025 में स्त्रियों की समस्याओं को चर्चा में आने से रोक रखा है। जो इतनी बड़ी आबादी प्रॉब्लम झेल रही है उसको अपनी चर्चा में आने से रोक रखा है। इसलिए हमारी क्लासेस में गर्भ निरोध के साधनों के लिए स्त्रियों में जो हिचक है, यौन संबंधों में जो उनके साथ हिंसा होती है उसको लेकर मुखर नहीं है। और मैं उन यौन संबंधों की बात नहीं कर रहा हूं जिसको रेप कहते हैं, मैं यौन संबंधों की बात कर रहा हूं जो कि स्त्री की सहमति से बन रहे हैं, वो भी हिंसात्मक है। तो ये जो बातें हैं जब तक कि हमारे डिस्कोर्स में नहीं आएंगी तब तक आपको पता ही नहीं कि स्त्रियां किस तरह की पीड़ा से जूझ रही हैं, क्योंकि वो सतह पर आपको नहीं दिख रहा है। स्त्रियों की दुनिया को हमने ऐसा गोपनीय बना दिया है कि उस पर एक मिस्टिक की चादर लपेट दी है, जहां वो आज से पहले गांव में तो अभी भी होता होगा, मेरा उतना कनेक्ट नहीं रह गया गांव से, लेकिन मैंने बातें तो समझी देखी है। जहां मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये पैड्स अवेलेबल नहीं होते थे गांव में, तो जिन पट्टियों का इस्तेमाल करती थी स्त्रियों को छुपाती थी, धूल के उनको ऐसी जगह पर फैलाया जाए जहां पुरुष नहीं देख सके। भाई मेरे मान लो बॉडी से कुछ कहीं से रक्तस्राव हो रहा, मुझे चोट लग गई, अब कोई कपड़ा मैंने धुला, मेरा ब्लड है वो, कोई कपड़ा मैंने धुला, तो क्या मैं उसको छुपा के टांगना चाहूंगा? ऐसा क्या उसमें शर्मिंदगी है? तो आप किसी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाए, मैं भी जाता हूं पढ़ाने के लिए, स्त्री कर्मचारी काम करते हैं वहां, लेकिन आप टॉयलेट में आप टिश्यू पेपर पाएंगे, तौलिया लटका हुआ पाते हैं, लेकिन सैनिटरी पैड्स नहीं पाते। वो सब स्त्रियां अपना जुगाड़ करके आए। तुम्हारे वर्क कल्चर में इसकी एसेंशियल एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ये आपसे जब आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं ना, तो आपको समझना होगा कि हमारी दुनिया में दो दुनिया हमने बना रखी है। मैं बात 1960 की और 1860 की नहीं कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं, जब हम तथाकथित रूप से राजनीति में इतनी न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय, फला न्याय, ढमा का न्याय, आरक्षण, ये वो दुनिया भर की बात कर रहे हैं। जैसे लगता है सबसे ज्यादा अन्याय हमारे साथ हो रहा है, और इतने बड़े अन्याय को जो बड़े वर्ग के साथ हो रहा है उस पर कोई जागरूकता है ही नहीं। तो ये एक समस्या है, जिस समस्या को पहले तो अपने दिमाग से निकालना है कि शर्मिंदगी की बात है। हमारी बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं को लेकर हमको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इस पर जब हम चर्चा करते हैं, इसको टैबू नहीं मानते, अपनी बायोलॉजी से शर्माते नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, बुर्का की मैंने बात की इसलिए नैतिक, क्योंकि स्त्रियों में शर्म कम करने की जरूरत है। पहले उनको इतना शर्मिंदा कर दिया गया है कि लड़की के साथ रेप हो जा रहा है, उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, उसको लग रहा बता देंगे तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। इतनी शर्मिंदगी आपने उस पर लाद रखी है, अब इससे ज्यादा शर्मिंदगी का बोझ उठाएगी कोई अधिकार नहीं ले पाएगी। तो एक ऐसे पूरे नैरेटिव के साथ जब आप इसको देखेंगे तो बड़े अलग तरीके से देखेंगे। खैर, तो ये जो पहला आपने देखा कि उत्तरदायित्व ले आएगा, दूसरा देखो
दूसरी बात क्या, तो पहला इसने उत्तरदायित्व को क्या किया, प्रत्यक्ष बना दिया, प्रत्यक्ष बना दिया। दूसरा दूसरा आप जानते हैं कि शासन में गोपनीयता की वजह से ही ब्यूरोक्रेट्स मनमानापन कर पाते हैं। मनमानापन हम कब करेंगे, कब ऐसा निर्णय लेंगे जिसमें अपने भाई भतीजों को मदद दे सकते हैं, जब वो निर्णय गोपनीय बना रहे। तो गोपनीयता एक ताकत है भ्रष्टाचार करने की। प्रभावी उत्तरदायित्व पढ़ा दिया। प्रभावी उत्तरदायित्व यही था कि आरटीआई से पहले उत्तरदायित्व सिर्फ किताबी था, जनता के प्रति उत्तरदायी ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते थे, लेकिन अब आप चाहें तो आपके प्रति हो सकते हैं। नंबर दूसरा, जो भाई भतीजावाद है शासन में, जो मनमानापन है, जो पक्षपात करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, कैसे करते हैं, उसका एक बड़ा टूल उनका है गोपनीयता। उसका बड़ा टूल है गोपनीयता। कोई बात अगर हमको गोपनीय रखने का मौका मिल जाए, क्लास में तुम्हारे उदाहरण देता हूं अक्सर ऐसा, समझो गोपनीयता क्या करती है। मान लो मैं कह दूं कि पीडब्ल्यू की क्लास अगले 7-8 दिन में खत्म हो जाएगी, उसके बाद चलो एक पार्टी करते हैं। और पार्टी कैसे करते हैं सुनना, एक प्रपोजल आए कि सारे स्टूडेंट जो लाइव क्लास करते थे 50-50 रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे, और वो पैसा फौजिया को, मधु शर्मा को, साइमा नौसाद को, भूमिका सेंगर को, कुमकुम सोनी को, मोहम्मद निशार को, तनिष्क गुप्ता को, इनकी एक कमेटी बना के, सुप्रिया गौतम को, रवि मौर्य को, इनकी कमेटी 20 लोगों की बना के उनको पैसा दे दिया जाएगा। और मान लीजिए आपने कह दिया कि भाई देखो हमको तुम्हारे पर भरोसा है, पार्टी के लिए हम बस यही चाहते हैं कि एक मिठाई, एक कोई स्नैक्स, समोसा वमोसा, कोई पनीर पकौड़ा वकौड़ा, कोई ड्रिंक, इतना इंतजाम कर देना, बाकी कुछ गुब्बारे उब्बारे लगवा देना। और इनको दे दिया पैसा। 200 लोगों ने 100 रुपया जमा करके 20,000 रुपया इनको दे दिया। और क्या कहा, कोई तुमसे सवाल नहीं पूछेगा, तुम्हारे पर भरोसा है, जैसा चाहो पैसा खर्च कर दो। अब इन सब ने आपस में मीटिंग की, कहा देखो 20 लोग हम लोग हैं, ये लोग कहें सवाल नहीं पूछेंगे, इसका मतलब कोई बात बाहर नहीं जाएगी, सब गोपनीय रहेगी। तो हम 20 लोग अगर एकता बना लें, आपस में भाई भाई खेल लें, तो 500-500 रुपया सबकी बचत हो जाएगी, 10,000 में पार्टी कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा कैसे, तनिष्क ने कहा कि मेरा एक रिश्तेदार मिठाई बनाता है, उसको बल्क में ऑर्डर दे दूंगा, 5 रुपए की एक मिठाई, 100 रुपया एक आदमी ने दिया है, कहा 5 रुपए की एक मिठाई दे देगा, वो एक लड्डू कहूंगा बना दो, 5-7 रुपए में लड्डू बना देगा। मधु ने कहा मेरा भी रिश्तेदार है, समोसा बनाता है, वो भी कह रहा था 6 रुपए में बना देंगे। भाई लोग बिल तो मांगेंगे नहीं, कोई जवाब देना नहीं। तो तनिष्क ने कहा मैं 5 रुपया वाला लड्डू, मधु ने कहा मैं 6 रुपया वाला समोसा, फौजिया ने कहा मेरा एक रिश्तेदार है, ड्रिंक बनाता है, नया नया ब्रांड लॉन्च किया है, टूटी टूटी की तरह है, वो भी कह रहा 6 रुपए में दे देंगे एक पाउच। फौजिया ने ड्रिंक, ऐसे सुप्रिया गौतम ने कहा गुब्बारे का मेरा एक दोस्त है, उसका बिजनेस है, 200 रुपए में गुब्बारा ला दूंगी। इन्होंने सब ने मिलके 10,000 में पूरी पार्टी का सारा खर्च निपटा दिया। और 10,000 डकार गए, न सिर्फ डकार गए बल्कि अपने भाई भतीजे जितने थे उन सबको घटिया लड्डू की वजह से किसी को 200 रुपया कमवा दिया, किसी को फर्जी समोसे से 200 रुपया कमवा दिया जिसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी। अब क्योंकि आप जानते थे गोपनीयता रहेगी, इस वजह से आपको कुछ पता ही नहीं चला कि लड्डू कितने का आया, लड्डू कितने का आया, नेहा कुमारी को पता ही नहीं है कितने का लड्डू कितने का समोसा, आपको जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। जब जोड़ ही नहीं पा रहे हैं तो आप ये लोग क्या कहेंगे, इन सब ने मिलकर डिक्लेयर कर दिया कि सारा पैसा खर्च हो गया, हमने लड्डू समोसा गुब्बारा फूल तमाम तरह की चीजें अरेंज की, सब पैसा खर्च हो गया। लेकिन मान लीजिए इसी पार्टी को करने का आप तरीका बदल दीजिए, कैसे कीजिए पार्टी, तरीका बदल दीजिए। आप जो 20 लोग चुने गए, तनिष्क, फौजिया, मधु, सबको बुलाइए, 200 लोग एक मीटिंग करेंगे इनके साथ, कहेंगे देखो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुमको हमने पार्टी तक के प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया है पार्टी का, तुमको पार्टी का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, जैसे वहां जनता अपना टैक्स देती ना, वैसे हमने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और कहा कि अब जो हमने कंट्रीब्यूशन दिया है तुमको, इसमें पाई पाई का हिसाब लेंगे, तो इसलिए जान लो जो भी पैसा तुम खर्च करोगे पहले कॉम्पिटिटिव इनवॉइस मंगवाना, 4 मिठाई की दुकान से रेट लेना, जिसका रेट और क्वालिटी ठीक होगी उसको अप्रूव करोगे तुम्हारी 20 लोग कमेटी, फिर स्नैक्स से रेट लेना, और सारा रेट लेने के बाद इस 20,000 रुपए को खर्च करने का पूरा एक बजट बनाना। जब पार्टी हो जाएगी तो हम फिर 20 लोगों को तुमको बुलाएंगे, एक एक बिल इनवॉइस वहां हमारे सामने रखना, हम तुमसे सवाल पूछेंगे समोसा कितने का था, कहां कहां समोसे का तुमने रेट लिया था, कोटेशन लिया था, किस समोसे को तुमने फाइनल किया, लड्डू कितने का था, फिर सारा टोटल हमारी टीम जोड़ेगी, 20,000 रुपया एग्जैक्ट होना चाहिए। अब जब ये बात बताई गई कि तुमसे सारा इंफॉर्मेशन मांगेंगे पार्टी के बाद, बिल मांगेंगे, कोटेशन मांगेंगे, खर्च का हिसाब जोड़ेंगे,
तो तनिष्क गुप्ता ने फिर कहा साई माँ से, क्या फायदा है पैसा, कहीं जा चुरा ही नहीं पाएंगे भी पैसा। इतना पारदर्शी सिस्टम ये लोग बना दिए हैं, इसमें पैसा मारने की स्कोप ही नहीं। सबका बिल जमा करेंगे जीएसटी वाला, सबका कोटेशन देखेंगे, कोई भी बिल मांग लेंगे। तो आपने जो कह रही थी रिश्तेदार की दुकान समोसे वाली, वो खुल जाएगा, तुम भी शर्मा वो भी शर्मा, पता लगा लिया अगर किसी ने तो कहेंगे अपने रिश्तेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था तुमने। बात नहीं बनेगी। पूछेंगे जब हमने 20,000 रुपया दिया था 5 रुपये समोसा क्यों खरीदा, 100 रुपया खर्च करना था 15 रुपये वाला खरीदते, 5 रुपये लड्डू क्यों खरीदा, अच्छी क्वालिटी का बिस्कुट क्यों नहीं खरीदा। तो ये बहुत सवाल पूछेंगे। और इस तरीके से अब इनकी कमेटी ने क्या तय किया, ऐसा करो भाई पूरा पैसा खर्च करो, और जो बेस्ट लड्डू देता हो, बेस्ट समोसा देता हो, बेस्ट कोल्ड ड्रिंक देता हो, बेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक देता हो, उसी से सब कुछ लो, पैसा बचाना तो है नहीं। तो अब क्या हुआ, पारदर्शिता आ गई। सवाल जैसे सारा बिल रखा जाएगा, कोई भी सवाल तुमसे पूछ लेंगे, पारदर्शिता आ गई। पारदर्शिता आते क्या हुआ, भाई भतीजावाद गायब, भ्रष्टाचार गायब, आरटीआई यही करता है। अब जो बाकी जिन 20 लोगों का मैंने नाम लिया था, 15 लोगों का, वो सब ईमानदार लोग हैं, उनको केवल उदाहरण के लिए इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इस कहानी का वास्तविक जीवन के विद्यार्थियों से कोई संबंध नहीं है। कहानी पूरी तरह काल्पनिक थी, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। पात्रों के नाम काल्पनिक थे, उनका अगर किसी वास्तविक जीवन के विद्यार्थी से मिलान होता है उन पात्रों का, तो ये केवल संयोग माना जाना चाहिए। ठीक है, अब इस डिस्क्लेमर के बाद आप समझ गए होंगे, ये सिनेमा बनता है उसमें कहते हैं ना कि कहानी ये काल्पनिक थी, ठीक वैसे ही ये कहानी भी काल्पनिक थी। इससे किसी की भावनाएं अगर आहत होती हैं, उनके संवेगों को झटका लगता है, तो उसके लिए इस कहानी के लेखक पहले से क्षमा मांगते हैं। तो भाई जरा वापस जरा आरटीआई को इसी तरीके से देखिए। आरटीआई के पहले आपने ब्यूरोक्रेट से क्या कहा, निर्णय ले लो, हमारे तुम्हारे विवेक पर भरोसा है, बुद्धिमान आदमी, आईएएस की मुश्किल परीक्षा पास करके आए हो, न्यायी हो। जैसे वहां हमने तनिष्क गुप्ता को न्यायी समझ लिया, फौजिया को न्यायी समझ लिया, मधु को न्यायी समझ लिया, वैसे यहां भी कहा जा रहा है तुम न्यायी हो, हमको तुम्हारे पर भरोसा है। अब उस भरोसे के बाद उनसे कोई सवाल पूछा नहीं गया, तो उन्होंने क्या किया, शक्ति का दुरुपयोग। क्या हो गया, इफ आई एम गोइंग टू टेक डिसीजन एंड नोबडी विल क्वेश्चन माय डिसीजन, nobody can question my decision, nobody will ask questions to me, then actually I have got absolute power, absolute power minus accountability leads towards corruption। मुझे क्या मिली, सवाल नहीं पूछोगे, विवेक से निर्णय लूंगा, और निर्णय लेने के बाद भी कोई सवाल मुझसे पूछेगा नहीं, तो मेरे पास क्या आ गई, निर्णय लेने की एब्सोल्यूट पावर, निरंकुश शक्ति माइनस उत्तरदायित्व, क्योंकि कोई हिसाब किताब नहीं देना है, निरंकुश शक्ति माइनस उत्तरदायित्व बराबर भ्रष्टाचार बराबर पद का दुरुपयोग। तो आरटीआई से पहले क्या था, लोक सेवकों के पास निरंकुश विवेकाधीन शक्ति और माइनस उत्तरदायित्व। इससे क्या पैदा हुआ था, इससे पैदा हुआ भ्रष्टाचार, इससे पैदा हुआ पद का दुरुपयोग। ठीक, अरे भाई सॉरी का कोई मतलब नहीं, तुम हो ही नहीं, वो तो पात्र था कोई, तुम्हारा नाम उससे मैच कर गया क्या, वो सब काल्पनिक पात्र थे। जैसे सिनेमा में कई बार किसी घूसखोर पुलिस अधिकारी को मान लो अमित कुमार बना दिया जाए, तो मैं हाथ थोड़े होता हूं, सिनेमा है वो। सिनेमा में कोई ठाकुर, कोई क्षत्रिय जालिम जमींदार बन जाए जो शोषण कर रहा है जनता का, तो थोड़े हाथ होता हूं, मेरी जाति का आदमी जालिम बन गया, बहुत जालिम है, पहले लिख देता है सिनेमा बनाने वाला कि ये सब काल्पनिक है, वैसे काल्पनिक है, दिल से मत लो। हाँ, तो आरटीआई से पहले लोक सेवकों के पास निरंकुश शक्ति, आरटीआई के बाद क्या हुआ, आरटीआई के बाद तुमने देखा क्या हो गया, निर्णयन के साथ उत्तरदायित्व क्या आ गई, प्लस पारदर्शिता, उत्तरदायित्व जवाब देना पड़ेगा। उसने क्या किया, इस पारदर्शिता ने क्या पैदा किया, इससे निर्णयों में आई वस्तुनिष्ठता, और वस्तुनिष्ठता से क्या हुआ, इससे पैदा हुई निष्पक्षता, और इससे रुका पद का दुरुपयोग समाप्त, पद का दुरुपयोग समाप्त। जैसे अभी दिखाया तुमको कि 20 लोग पार्टी करेंगे, जैसे उनको पता चलेगा क्या करना पड़ेगा, जो भी डिसीजन हम लेंगे पार्टी के लिए, मिठाई का, लड्डू का, समोसे का, उस सब के साथ जवाबदेही जुड़ गई है। ये कह रहे बाद में सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे, जैसे निर्णय के साथ जवाबदेही जुड़ी, क्या गई, जवाब देना पड़ेगा, तो वही निर्णय लो जो जवाब देने लायक हो। पारदर्शिता आ गई, पारदर्शिता आके क्या किया, सबने वो वेंडर ढूंढे जिस वेंडर से सबसे बढ़िया मिठाई आ सकती हो, क्या आई, निर्णय वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, और भ्रष्टाचार क्या हुआ, खत्म हो गया। तो वही पार्टी मैंने 2 बार करवाई, एक बार गोपनीयता के साथ, दूसरी बार पारदर्शिता के साथ। जैसे पारदर्शिता के साथ करवाई, वैसे आपने पाया भाई भतीजावाद, पद का दुरुपयोग, सब क्या हुआ, खत्म हो गया। तो आरटीआई सूचना के माध्यम से, अगर आप किसी चीज की सूचना हासिल कर सकते हैं, तो सूचना के माध्यम से सिस्टम में पारदर्शिता लेके आ रहा है। अगर लोग आरटीआई डालने लग जाए सारे लोग,
आपको लाभ दिखाई नहीं देंगे क्योंकि अभी भ्रष्टाचार है, इसलिए क्योंकि लोग आरटीआई डाल रहे हैं। अगर आरटीआई लोग डालने लग जाएं, आरटीआई का प्रभाव इस्तेमाल करने लग जाएं, तो आप क्या पाएंगे? उसके प्रभाव इस्तेमाल से ब्यूरोक्रेट जितने निर्णय लेंगे वो सब निर्णय बोलेंगे जो बताने लायक हो। तो किसी निर्णय में अगर अपने भाई भतीजे को फायदा पहुंचा रहे होंगे तो समझेंगे कि तो डिस्क्लोज हो जाएगी बात, और डिस्क्लोज हो जाएगी, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, मेरे ऊपर आरोप लग सकता है, तो निर्णय नहीं लेंगे। इससे उनके मनमानेपन पर क्या लगेगी? अंकुश, मनमानापन का रुक जाएगा। इससे आप कहेंगे शासन में शुचिता लौट आएगी। तो हमने देखा उत्तरदायित्व मजबूत हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता आ सकती है, पारदर्शिता इससे वापस आ सकती है, क्योंकि सारा निर्णय बताना पड़ेगा, कोई भी चीज हमसे पूछी जा सकती है, कोई भी आरटीआई डाल सकता है। इस तरीके से आप कहेंगे कि अच्छा से लोकतंत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? आरटीआई से हम अपने नेताओं के बारे में सारी सूचना निकाल लें। इन्होंने जो फंड मिला था किस गांव में खर्च किया, उस गांव में क्या एक ही जाति के लोग ज्यादा हैं क्या, कहां कहां इन्होंने फंड खर्च किया, संसद में कितना सवाल पूछा, सब निकाल सकते हैं आरटीआई से। तो अगर हम आरटीआई का प्रयोग करके अपने नेता का मूल्यांकन करने लग जाएं तो सारे नेता जनता के दबाव में आ जाएंगे। क्या समझेंगे कि अगर मैं पैसा एक ही जाति के लोगों के गांव में खर्च कर रहा हूं तो दूसरी जातियां मुझे वोट नहीं देंगी, अपने जाति या रिश्तेदारों के ऊपर जरा पैसा फंड कर रहा हूं अपने एमपी लैड का, तो सवाल उठाएंगे क्योंकि आरटीआई से पता कर लिया उन्होंने कुछ, आरटीआई ने पता कर लिया अपने संसद में अटेंडेंस क्या है, मैंने कितने सवाल पूछे, उसे तय कर लेंगे कि जो मेरा विधिक उत्तरदायित्व था, एक विधायक को क्यों चुनते हैं आप? कानून बनाने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए, वो तो उसने किया ही नहीं। दूसरा, वित्तीय उत्तरदायित्व कल्याणकारी कार्यों के लिए पैसा उसने खर्च ही नहीं किया, तो ये विधायक होने लायक नहीं है। तो आरटीआई लोकतंत्र में जब अप्लाई होगी तो ये विधायकों, सांसदों और प्रत्याशियों के सही मूल्यांकन में जनता की मदद करेगी। एक ब्यूरोक्रेट ये तो जब इसे मदद करेगी तो मजबूरी में सांसदों विधायकों को जनता के लिए काम करना पड़ेगा, निष्पक्ष काम करना पड़ेगा, उससे लोकतंत्र की गुणवत्ता बेहतर होगी। तो इस तरीके से जो करप्शन का सारा मामला था उससे लड़ने के लिए आरटीआई पावरफुल टूल हो सकती है। आरटीआई एविडेंस दे सकती है, किसी के खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहते हैं, कोर्ट जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे? आपके पास कोई एविडेंस है नहीं। आरटीआई से अगर एविडेंस आपके पास आ जाए तो उस एविडेंस को लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं। इससे आरटीआई न्याय की संभावना को बढ़ा देगी। आरटीआई भ्रष्टाचारी और गलत काम करने वाले लोगों के खिलाफ उस एविडेंस को यूज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करवा सकती है। इसके कुछ उदाहरण मैंने कहा डी के बालाजी की किताब में दिए हुए हैं, गाइड में दिए हुए हैं, वहां से निकाल लेना कि कैसे आरटीआई से कुछ जनता ने किसी गांव के भ्रष्टाचार को उजागर किया, कैसे उन्होंने विद्युत विभाग को दबाव में डाला, कैसे उन्होंने अलग सरकारी अधिकारियों अफसरों पर शिकंजा कसा। तो इसके उदाहरणों के साथ ही बात जोड़ लोगे। बहरहाल मोटे तौर पर हमने देखा कि इससे आरटीआई पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जैसे लक्ष्यों का निर्माण करेगी। इससे ब्यूरोक्रेसी में क्या होगा? वर्क कल्चर बदलना शुरू हो जाएगा। जब ब्यूरोक्रेट समझ जाएंगे, इतना जनता सवाल पूछेगी कि कोई गलत काम करना संभव नहीं रह गया, उनकी कार्य संस्कृति बदलने लगेगी। उसका सबसे बड़ा परिणाम क्या होगा? बेईमान लोग जो ही पैसा कमाने के लिए ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं वो जाना बंद कर देंगे। वो इंजीनियरिंग करके, आईआईटी से इंजीनियरिंग करके अमेरिका तो जा नहीं पाएंगे, ट्रम्प के आने के बाद से इंग्लैंड, जर्मनी उड़ने जाने लगेंगे। क्या सोचेंगे? इतना पढ़ लिख के 60,000, 70,000, 80,000 की सैलरी पर नौकरी करने जाए, करप्शन रह नहीं गया वहां, क्योंकि एक पाई का हिसाब देना पड़ता है। तो जो गलत लोग आ रहे हैं सिविल सेवा में भ्रष्टाचार करने के लिए, उनमें अट्रैक्शन है कि जाएंगे, पद का दुरुपयोग करेंगे, जाएंगे, पैसा कमाएंगे, वो सब बंद हो जाएगा। तो केवल वही लोग सिविल सेवा में आना शुरू करेंगे जिनमें वाकई सेवा की भावना है। ठीक है, तो इससे आप कहेंगे क्या होगा? आरटीआई से केवल किसी संस्था में काम करने की अभी क्षमता वाले लोग ही आएंगे जो पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार के आकर्षण के कारण इन पदों और सेवाओं में आना चाहते हैं। वे पारदर्शिता, उचितता बढ़ने पर हतोत्साहित हो जाएंगे और ऐसी सेवाओं में तब ईमानदार लोगों की संख्या अधिक होने से सत्यनिष्ठा की कार्य संस्कृति, इंटीग्रिटी वाला कल्चर बनेगा। इसका अभी जो लोग हमारी संस्थाओं में आ रहे हैं, जो नेता बनने के लिए आ रहे हैं, उनको पता है कि नेता बनने के बाद माल कमाएंगे, उनको पता है पॉलिटिकल पार्टियां उनको टिकट देंगी, चुनाव जीतेंगे। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी क्या पता चल जाए कि जनता इतना इतना मूल्यांकन करके सूचना के आधार पर वोट करने लगी है, और ऐसे लोग जो जातिवादी हैं, जो अपने क्षेत्र में किसी एक ही जाति पर पैसा खर्च करके आ गए, उनको लोग वोट नहीं करेंगे क्योंकि सबके पास डेटा आ गया है, तो पॉलिटिकल पार्टी वैसे प्रत्याशियों को टिकट देना बंद कर देगी। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी हारने वाले प्रत्याशी को टिकट नहीं देगी, तो वहां राजनीति में सुस्ता आएगी। इधर ब्यूरोक्रेट्स को अगर पता चल गया कि हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, जाके इतना सवाल जवाब होता है, इतना हिसाब किताब लिया जाता है, भ्रष्टाचार की नीयत से आने वाले लोग सिविल सेवा से बाहर हो जाएंगे। इससे सिविल सेवा में ईमानदारी बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा की प्रेरणा बढ़ जाएगी। 60-70,000, 80,000 की सैलरी पर जब आप घूस नहीं ले पाएंगे तो 80,000 की सैलरी पर काम करने कौन आएगा? वाकई जिसमें सेवा की भावना होगी।
क्योंकि अब आपके पास बचा क्या? सैलरी। करप्शन कर नहीं पा रहे, भाई भतीजा कर नहीं पा रहे, भाई भतीजा कर नहीं पा रहे, केवल सैलरी बची। तो जो लोग वाकई इसमें इंटरेस्टेड होंगे वही आएंगे, तो इससे एप्टीट्यूड मजबूत होगा। संस्था में उसी एप्टीट्यूड के लोग होंगे जिनका उस संस्था में काम करने का स्वाभाविक रुझान है। अभी सिविल सेवा में व्यवसायी, लालची, स्वार्थी लोग भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। क्या चलाइएगा? मैंने कमेंट नहीं देखा। यस सर प्लीज चलाइएगा। क्या चलाएंगे? तो इससे ना अभी क्षमता और कैरियर के चयन के बीच सामंजस्य बनेगा। इस कारण भी भ्रष्टाचार रुकेगा। तो ऐसे बहुत सारे तर्क आरटीआई के मैंने दो तीन पढ़ाया। एक उत्तरदायित्व वाला कैसे प्रभावी उत्तरदायित्व हो सकता है, दूसरा पढ़ाया कैसे पद का दुरुपयोग रुक जाएगा, कैसे पारदर्शिता आने से भ्रष्टाचार करने के चांसेस घट जाएंगे, भाई भतीजावाद करने के चांसेस घट जाएंगे। अगर ये सब होने लगा तो सिविल सेवा में वही लोग आएंगे जिनमें भ्रष्टाचार ना करने की इच्छा है, तो भ्रष्टाचार तो घट गया। और आखिरी बात, जनता स्वामी हो जाएगी। जिस जनता के सवाल का जवाब ब्यूरोक्रेट्स देंगे वो जनता संप्रभु हो जाएगी, तो सारा ढांचा उलट जाएगा। जनता ऊपर, सिविल सेवक नीचे। तो जैसे बाजार में सामान बेचने वाली कंपनियां कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए एड़ी चुटी का जोर लगा देती हैं, सेवा की गुणवत्ता बेहतर देती हैं, कस्टमर केयर खोलती हैं, कंप्लेन करने का ऑप्शन देती हैं, वैसे ही जनता किंग हो जाएगी, जनता संप्रभु हो जाएगी, तो सिविल सेवकों में भी उसी बाजार की तरह की कार्य संस्कृति आएगी, जो सेवा की गुणवत्ता बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ तर्क हैं जिनसे आप आरटीआई को शासन की शुचिता के संदर्भ में देख सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड का निर्माण हो जाएगा भाई। जो आप में आशावादिता है, पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या मतलब पढ़ा था आपने? आशावादी एटीट्यूड, कठिनाइयों बाधाओं से घबराना। एक और फायदा होगा, गैर तरफदारी का मूल्य मजबूत होगा। मैं लिख देता हूं ऐसे, जब सिविल सेवकों को घूस लेना नहीं है तो मंत्री की बात क्यों मानेंगे गलत? पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट क्यों बनेंगे? चाहे इस पद पर रहे चाहे उस पद पर रहे, जब सैलरी ही लेना है तो सारे पद हमारे लिए क्या हो गए? बराबर। तो जो सिविल सेवकों में पैसा कमाने के लालच के कारण राजनीतिज्ञों का एजेंट बनने की लालसा पैदा हो गई, पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट बन गए सिविल सेवक, स्वार्थ के कारण वो खत्म हो जाएंगे। तो राजनीति से क्या बना लेंगे? दूरी। परिणाम स्वरूप जो ये दबाव में काम करते हैं राजनेताओं के, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आखिरी बात इसमें लिख सकते हो ऐसी, इससे गैर तरफदारी का मूल्य मजबूत होगा। कैसे मजबूत होगा? क्योंकि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व मजबूत होने से भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग घटेगा और जनता सिविल सेवकों का मूल्यांकन कर सकेगी। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम में सिविल सेवक सत्तारूढ़ दल राजनेताओं की अनुचित मांग मानना बंद कर देंगे। इससे राजनीति और सिविल सेवा में एक सेपरेशन बनेगा। ठीक है, तो हमारा राजनीतिक दल से अब अच्छे संबंध रखने का कोई लाभ खत्म हो गया। उल्टा राजनीतिक दलों की बात मानेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से आरटीआई शासन में क्या ला सकती है सुचिता? तो सवाल उठता है, हमारा प्रश्न है कि आरटीआई से यह सारे लाभ प्राप्त क्यों नहीं हुए, और आरटीआई में क्या करना होगा जिससे यह प्रभावी तौर पर यह लाभ प्राप्त करवा सके। यहीं से धारावाहिक रुक जाएगा। क्या करें? क्योंकि इतना सब बता दिया है तो हुआ नहीं आरटीआई आने के बाद भी, तो करें क्या जिससे कि हमको लाभ मिल सके आरटीआई के? तो इससे आगे की कहानी सुनेंगे कल की क्लास में, और इसे आगे की कहानी कल की क्लास में पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे कि आरटीआई में क्या बदलाव किया जाए कि हम ये सारे लक्ष्य जो आरटीआई के हमको